एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। उस वक्त रात के 2 बजे थे। शापरी अपने कमरे से निकलकर दबे कदमों चलती हुई उस शेड के नीचे पहुंच गई जहां बहुत सारे ड्रम रखे हुए थे। धुएं से काले हुए उन ड्रमों को देखकर अंदाजा होता था कि कभी इनमें तारकोल रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। ये ड्रम अफ्यून से मॉर्फिन बनाने के लिए इस्तेमाल होते थे। मुसलसल चूल्हों पर चढ़े रहने से ये न सिर्फ बाहर से काले हो गए थे, बल्कि उनके अंदर पकने वाली अफ्यून ने उन्हें अंदर से भी काला कर दिया था। ड्रमों से जरा आगे लकड़ियों के अंबार थे। मोटी मोटी लकड़ियां थीं और बास तो दरख्तों के पूरे पूरे तने थे। गुलबाज खान के आदमी पहाड़ों से लकड़ियां काटकर यहाँ जमा करते रहते जो इन ड्रमों में मॉर्फिन की तैयारी में जलाई जाती। शापरी लकड़ियों के उस अंबार के करीब रुककर इधर उधर देखने लगी। वो अच्छी तरह जानती थी कि लकड़ियों के इस अंबार के दूसरी तरफ चंद गज के फासले पर एक आदमी बैठा हुआ था। मुमकिन है वो ऊँघ रहा हो या गहरी नींद सो गया हो। यह भी मुमकिन था कि जिम्मेदारी का एहसास करते हुए वो जाग रहा हो और पूरी तरह चौकस हो। वो कुछ देर लकड़ियों के अंबार के करीब खड़ी रही और फिर ड्रमों के पास आ गई। वो चंद लम्हे यहाँ भी खामोश और बेहिस्सो हरकत खड़ी रही। फिर एक ड्रम को दोनों हाथों से पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता उसकी जगह से हटाने लगी। ड्रम खाली होने के बावजूद खासा वजनी था। शापरी ड्रम को किनारों से पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता घुमाती हुई उसकी जगह से 3-4 फुट दूर ले गई और फिर दफतन ड्रम उसके हाथों से छूटकर नीचे गिर गया। सन्नाटे में ड्रम के गिरने की आवाज दूर तक फैली थी, लेकिन उसके फौरन ही बाद यकदम सन्नाटा छा गया। शापरी को यकीन था कि लकड़ियों के अंबार के दूसरी तरफ बैठे हुए मुहाफिज ने वो आवाज सुन ली होगी। वो बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करती हुई अपनी जगह से हटकर चंद फुट दूर एक और ड्रम के पीछे छुप गई। चंद लम्हे खामोशी रही और फिर कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। शापरी ने मुहाफिज को लकड़ियों के अंबार के दूसरी तरफ से निकलते हुए देख लिया था। वो अपनी जगह से हटकर एक और ड्रम के पीछे छुप गई। कुछ देर तक ड्रमों की आवाज सुनाई देती रही और एक बार फिर खामोशी छा गई। शापरी ड्रम की आड़ से झांक कर देखने लगी। वो मुहाफिज नजर नहीं आ रहा था और न ही किसी तरफ से उसके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसका ख्याल था कि शायद वो अपनी जगह पर वापस चला गया होगा। शापरी अपनी जगह से हरकत करना ही चाहती थी कि अपने अकब में हल्की सी आहट सुनकर चौंक गई। वो तेजी से पीछे मुड़ी, लेकिन उसे देर हो चुकी थी। राइफल की नाल उसकी पुश्त से लग गई और उसके साथ ही एक हल्की सी गुर्राहट उसकी समात से टकराई। तुम जो कोई भी हो अपनी जगह से हरकत मत करना। शापरी के मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। ये जुमला पश्तो में कहा गया था और ये यकीनन वही मुहाफिज था जो कुछ देर पहले ड्रम के गिरने की आवाज सुनकर लकड़ियों के अंबार के पीछे से निकला था। वो यकीनन बहुत मोहतात आदमी था और बड़ी महारत का सबूत देते हुए उसके अकब में पहुंचा था। मुहाफिज ने गुर्रा कर कहा, हाथ उठाकर मेरी तरफ घूम जाओ और कोई चालाकी दिखाने की कोशिश न करना। शापरी ने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए और आहिस्ता आहिस्ता घूम गई। उसके सर पर दुपट्टे नाम की कोई चीज नहीं थी। मुहाफिज की आंखों में चमक सी उभरी। वो बोला, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? शापरी ने खौफजदा लहजे में कहा, कुछ नहीं, ऐसे ही यहाँ गई थी। मुहाफिज बोला, आधी रात को ऐसे ही तो नहीं आई हो इधर? शापरी बोली, हाँ, बस ऐसे ही आ गई थी। मुहाफिज ने कहा, मैं अभी तुम्हें गुलबाज खान के पास ले जाता हूँ। वो तुमसे पूछ लेगा कि इस वक्त यहाँ क्या कर रही थी। शापरी बोली, नहीं, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं कुछ नहीं कर रही थी, तुम मुझे जाने दो। मुहाफिज उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। शापरी खौफजदा लहजे में बोली, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। तुम क्या चाहते हो? मुहाफिज ने राइफल नीचे झुका ली। बोला, तुम खुद सोच सकती हो कि मैं क्या चाहता हूँ। अगर मैं तुम्हें गुलबाज के पास ले जाऊंगा तो मुंह से वो भी बात नहीं करेगा। वहां तो और भी होंगे, वो भी किसी और तरीके से बात करेंगे। मैं तो यहाँ अकेला हूँ। शापरी बोली, क्या चाहते हो? वो बोला, तुम इतनी अनजान तो नहीं हो कि मेरी बात का मतलब न समझ सको। अगर वाकई नहीं समझी हो तो आओ, मैं बताता हूँ। शापरी के दिल की धड़कन तेज हो गई। ढेर के पीछे पहुंचकर मुहाफिज ने राइफल जमीन पर रख दी और शापरी का हाथ पकड़ा। किसी तरफ से आहट सुनकर वो दोनों चौंक गए और इधर उधर देखने लगे। मुहाफिज ने बोरियों की आड़ से भी झांक कर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। शापरी बोली, मुझे डर लग रहा है, कोई आ गया तो मुसीबत आ जाएगी, कहीं और चलो। मुहाफिज बोला, किधर चलो? शापरी ने इशारा किया, उस तरफ जहां झाड़ियां हैं, वहां कोई नहीं आ सकता। मुहाफिज मुस्कुरा दिया, बोला, तुम तो बहुत अक्लमंद हो। उसने झुककर अपनी राइफल उठा ली
और बोरियों के ढेर से निकलकर शेड के पिछली तरफ से होते हुए झाड़ियों की तरफ आ गए। झाड़ियों में चंद कदम आगे जाकर मुहाफिज रुक गया। बोला, ये जगह ठीक है, इधर कोई नहीं आएगा। मुहाफिज ने उसका हाथ न छोड़ा और उसके साथ चलता रहा। झाड़ियां खासी गुंजान थी। एक खुली जगह पर पहुंचकर शाहपरी रुक गई। मुहाफिज ने राइफल नीचे रख दी और शाहपरी का हाथ पकड़ने की कोशिश की। वो आगे बढ़ा ही था कि एक हाथ उसकी गर्दन के गिर्द लिपट गया। वो मोहम्मद उमर था जो पहले से झाड़ियों में छुपा हुआ था। उसने मौका पाते ही झाड़ियों से निकलकर बड़ी आहिस्तगी से अपना बाजू मुहाफिज की गर्दन पर लपेट दिया था और अब आहिस्ता आहिस्ता पीछे खींच रहा था। मुहाफिज के लिए यह सब कुछ बिल्कुल गैर मुतवक्के था। उसने शेड में शाहपरी को देखा था तो उसके दिल में हवस जाग उठी थी। उसने ये तो सोचा भी नहीं था कि यहाँ मौत उसकी मुंतजिर होगी। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे आहनी शिकंजा उसकी गर्दन पर फिट कर दिया गया हो। मुहाफिज ने दोनों बाजू मोहम्मद उमर के बाजू पर जमा दिए थे और वो गिरफ्त छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रहा था। उसके हलक से खरखराहट की आवाजें निकल रही थीं। मोहम्मद उमर उसे काबू रखने के लिए पूरी कुव्वत इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि अगर मुहाफिज उसके हाथ से निकल गया तो वो शोर मचा देगा और फिर उनकी अपनी जिंदगियों की कोई जमानत नहीं होगी। मोहम्मद उमर का अंगूठा मुहाफिज के नरखरे पर जम गया। वो पूरी कुव्वत से उसका नरखरा दबा रहा था। मुहाफिज की आंखें उबलने लगी। वो बुरी तरह हाथ पैर मारने लगा। शाहपरी ने करीब पड़ा हुआ एक पत्थर उठाकर उसके सर पर दे मारा। मुहाफिज के हलक से अजीब सी आवाज निकली। वो आखिरी मर्तबा मोहम्मद उमर की बाहों में मचला, फिर उसका जिस्म ढीला पड़ता चला गया। मोहम्मद उमर ने 2 मिनट बाद उसे छोड़ दिया था। वो खत्म हो चुका था। मोहम्मद उमर गहरे गहरे सांस ले रहा था। उसने जिंदगी में कई इंसानों को मौत के घाट उतारा था, लेकिन इस शख्स का गला घोंटते हुए उसे दांतों पसीना आ गया। हौले हौले सांस पर काबू पाने में कई मिनट लग गए थे। फिर उसने मुहाफिज की राइफल कंधे पर लटका ली और शाहपरी को इशारा करते हुए मुहाफिज की लाश को टांगों से पकड़ लिया। शाहपरी ने लाश की बगलों में हाथ डाल दिए। वो दोनों लाश को उठाकर कुएं के पास आ गए। लाश को कुएं के किनारे पर रखकर मोहम्मद उमर ने आसपास देखा और फिर लाश को कुएं में धकेल दिया। थोड़ी देर के बाद कुएं की गहराई से शराब की हल्की सी आवाज सुनकर उसने इत्मीनान का सांस लिया। वो दोनों कुएं के करीब ही झाड़ियों में कुछ तलाश कर रहे थे। शाहपरी एक जगह रुक गई। वहां झाड़ियों में एक क्लैशनकोफ पड़ी हुई थी। मोहम्मद उमर ने अपनी राइफल भी उसके करीब रख दी और झाड़ियां बराबर करके शाहपरी की तरफ देखने लगा। शाहपरी के हलक से फंसी फंसी सी आवाज निकली, चलो वापस चले। झाड़ियों के इख्तिताम पर पहुंचकर वो रुक गए। मोहम्मद उमर मोहतात निगाहों से आसपास देखने लगा। फिर उसने सरगोशी की, चलो तुम निकल जाओ। शाहपरी झाड़ियों से निकल आई और तेज तेज कदम उठाती हुई इमारत की तरफ बढ़ने लगी। कुछ ही देर के बाद वो कमरे में पहुंच चुकी थी। समीना, नौलखा और शारिक जाग रहे थे। शाहपरी को देखकर वो उठकर बैठ गए। समीना ने सरगोशियाना लहजे में कहा, क्या हुआ? मोहम्मद उमर कहाँ है? शाहपरी बोली, वो आ रहा है। हम वाकई वहशियों में फंस गए हैं। अगर मैं उसके हाथ आ जाती तो वो भेड़ियों की तरह मुझे चीर फाड़ देता। शारिक कुछ कहना चाहता था कि उसी वक्त मोहम्मद उमर भी आ गया। वो लोग सरगोशियों में बातें करते रहे। शारिक ने मोहम्मद उमर से पूछा, राइफल वहीं रख दी थी ना? मोहम्मद उमर ने कहा, हाँ, वहां तुम्हारी रखी हुई राइफल भी मौजूद थी। फिर कुछ खामोशी के बाद बोला, जब हम यहाँ आए थे तो उनकी तादाद 10 थी। 2 आदमी पहले चले गए थे, तीसरे को शाम को गुलबाज ने भेज दिया था और 2 को हमने अंडरग्राउंड कर दिया। इस तरह अब यहाँ सिर्फ 5 आदमी रह गए हैं। नौलखे ने कहा, अगर गुलबाज को ये शुबा हो गया कि उन 2 आदमियों को हमने कत्ल कर दिया है तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। शारिक बोला, उसे शुबा नहीं होगा। मैंने पहले ही उसके जहन में ये बात बिठा दी थी कि उसके आदमी उसे पसंद नहीं करते और वो भागने के लिए मौके की तलाश में है। इस बात का उसने भी एतराफ किया था। उन आदमियों को गायब पाकर वो यकीनन यही समझेगा कि वो भाग गए हैं। मोहम्मद उमर ने कहा, हमें 2 राइफलें मिल गई हैं। हमारे मुकाबले में 5 आदमी हैं। मेरा ख्याल है हमें कम से कम 1 राइफल की और जरूरत है। नौलखे ने कहा, इसका मतलब है कि हमें एक और आदमी को अंडरग्राउंड करना पड़ेगा। मोहम्मद उमर ने कहा, हाँ, ये करना ही पड़ेगा। समीना अपनी जगह से उठते हुए बोली, तो फिर इस प्रोग्राम पर अभी अमल शुरू कर दिया जाए। जो काम हो जाए बेहतर है और फिर इस किस्म के कामों में ताखीर नहीं करनी चाहिए। शारिक भी अपनी जगह से उठ गया। बोला, चलो ये काम भी निपटा ही लें। पहले शारिक बाहर निकला। वो इधर उधर देखता हुआ झाड़ियों की तरफ चला गया। उसके 5 मिनट के बाद समीना बाहर निकल आई। समीना चंद लम्हे वहां खड़ी रही, फिर इमारत के ऊपर से घूमकर लेबोरेटरी के सामने वाले हिस्से की तरफ चल पड़ी। उसे यकीन था कि लेबोरेटरी के सामने कोई न कोई मुहाफिज जरूर मौजूद होगा। उसका अंदाजा दुरुस्त निकला। समीना ने दीवार की आड़ से झांक कर देखा तो एक आदमी बरामदे के सुतून से टेक लगाए बैठा हुआ था। उसकी राइफल भी उसके करीब ही रखी हुई थी। बरामदे में चलने वाले बल्ब की रोशनी में समीना ने उसे पहचान लिया। ये वही आदमी था जो रात के खाने के दौरान उससे बेतकल्लुफ होने की कोशिश कर रहा था। समीना इधर उधर देखती रही, फिर उसने एक छोटा सा पत्थर उठाकर मुहाफिज की तरफ फेंका। मुहाफिज चौंक गया। उसने राइफल उठा ली और इधर उधर देखने लगा। समीना दीवार की आड़ से निकल आई और उसे हाथ से इशारा करने लगी।
मुहाफिज की आंखों में उलझन सी तैर गई, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसके चेहरे के तासुरात तब्दील हो गए। उसने मोहतात निगाहों से आसपास देखा और दबे कदमों चलता हुआ समीना के पास आ गया। मुहाफिज ने उसकी तरफ देखते हुए सरगोशियाना लहजे में कहा, वो तुम इधर क्या करता है इस वक्त रात को? समीना बोली, मैं तो तुम्हें ही तलाश कर रही थी। पहले एक मर्तबा कमरे से निकलने लगी तो मेरे एक साथी की आंख खुल गई। अभी सब लोग सो रहे हैं, मैं बड़ी हिम्मत करके तुमसे मिलने आई हूँ। उस आदमी की बातें खिल गईं। बोला, मुझसे मिलने? वो क्यों? समीना ने शर्माते हुए कहा, रात को खाने के दौरान तुमने मेरा हाथ पकड़ा था ना, मैं तब से तुम्हारे बारे में सोच रही थी। वो बोला, मेरे बारे में क्या सोचते हो? समीना बोली, तुम्हें नहीं मालूम कि कोई औरत किसी मर्द के बारे में क्या सोचती है? वो आदमी सर पे हाथ मारते हुए बोला, ओ हम भी पागल का बच्चा है जो तुम्हारी बात नहीं समझता। आओ हम दोनों उधर बैठकर सोचता है, इधर कोई देख लेगा तो हमारी सोच में शरीक हो जाएगा। वो इमारत के पिछली तरफ आ गए। समीना इधर उधर देखते हुए बोली, इधर नहीं खान, उधर चलो, वहां झाड़ियों के पास। खान ने कहा, हाँ हाँ वहां चलो। समीना उसे लेकर झाड़ियों की तरफ आ गई। वो मुकर्रा मकाम की तरफ बढ़ रही थी कि झाड़ियों में सरसराहट सुनकर खान चौंक गया। वो इधर उधर देखते हुए बोला, ओह इधर कोई है। समीना ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोली, कोई नहीं है, तुम चलते रहो। लेकिन खान वहां रुक गया। पहले वो इधर उधर देखता रहा, फिर समीना की तरफ देखते हुए बोला, ओए तुम हमारे साथ कोई धोखा तो नहीं करता? उधर कोई है, हमको सच बताओ, इधर क्यों लाया है? हम तो उधर बैठकर भी सोच सकता था। समीना बोली, कोई नहीं है खान, तुम चलो तो। खान की अकल में भी शायद ये बात आ गई थी कि उसके साथ किसी किस्म का धोखा हो रहा है। समीना जिस अंदाज से उसे मजबूर कर रही थी उससे उसे शुबा हो गया था। ठीक उसी लम्हे झाड़ियों में एक बार फिर सरसराहट की आवाज आई। खान उस तरफ मुड़ा और ऐन उस वक्त कोई साया झाड़ियों से निकलकर हवा में उड़ता हुआ उसके ऊपर आन गिरा। वो शारिक था जो पहले से इन झाड़ियों में छुपा हुआ था। समीना और खान उसके बहुत करीब पहुंच गए थे और वो वहां से हटना चाहता था ताकि खान उसकी मौजूदगी को महसूस न कर सके, लेकिन झाड़ियों में सरसराहट की वजह से खान मुश्तबा हो गया था। खान ने समीना पर अपने शुबे का इजहार भी कर दिया था कि उसके साथ धोखा हो रहा है। शारिक के ख्याल में अब वक्त ज़ाया करना निहायत खतरनाक साबित हो सकता था। यही सोचकर उसने खान पर छलांग लगा दी। खान को शुबा तो हो चुका था, लेकिन ऐसी किसी सूरत हाल के लिए तैयार नहीं था। झाड़ियों से निकलने वाला साया जैसे ही उससे टकराया वो लड़खड़ा गया। उसने लड़खड़ाते हुए राइफल को दोनों हाथों में थाम लिया। उसकी उंगली राइफल के ट्रिगर पर पहुंच चुकी थी। उसके संभलने से पहले ही शारिक ने दोबारा उस पर छलांग लगा दी। खान की उंगली ने ट्रिगर दबा दिया, राइफल चल गई। गोली शारिक के सर से चंद इंच के फासले से गुजरी। शारिक ने दूसरी गोली चलाने का मौका दिए बगैर उसे दबोच लिया। समीना ने उसके हाथ से राइफल छीन ली। शारिक ने उसका गला दबोच लिया और उसे हमेशा के लिए खामोश कर देने के लिए पूरी कुव्वत इस्तेमाल कर रहा था। सन्नाटे में फायर की आवाज दूर तक गूंज गई थी और अंदेशा था कि उसके दूसरे साथी इस तरफ ना आ जाएं। समीना खान की टांगों से लिपट गई और उसे पूरी कुव्वत से अपने बाजुओं में लपेट लिया। शारिक ने उसका गला दबोचने के लिए पूरी कुव्वत सर्फ कर डाली और बिलाखिर उसकी जिंदगी का चिराग गुल करने में कामयाब हो गया। वो दोनों उसे घसीटते हुए कुएं तक ले गए। शारिक ने खान को कुएं में धकेल दिया और समीना से राइफल लेकर उन झाड़ियों में डाल दी जहां पहले भी 2 राइफलें मौजूद थीं। समीना ने शारिक का हाथ पकड़ रखा था। वो दौड़ते हुए झाड़ियों से निकले और इधर उधर देखते हुए रुके बगैर दौड़ते हुए अपने कमरे में घुस गए। नौलखा, शापरी और मोहम्मद उमर उन्हें देखते ही उठकर खड़े हो गए। नौलखे ने कहा, क्या हुआ? ये फायर की आवाज कैसी थी? शारिक ने कहा, गड़बड़ हो गई। धींगा मुश्ती में हमारे शिकार के हाथ से गोली चल गई, लेकिन बहरहाल हमने उसे अंडरग्राउंड कर दिया है। सब लोग अपनी अपनी जगह पर लेट जाएं। यही बताया जाएगा कि हम में से बाज ने गोली की आवाज तो सुनी थी, लेकिन हम बाहर नहीं निकले। समीना, शापरी और नौलखा, तुम लोग सो जाओ, मैं और मोहम्मद उमर सूरत हाल से निमट लेंगे। ठीक उसी लम्हे बाहर भाग दौड़ की आवाज सुनाई देने लगी। समीना, शापरी और नौलखा अपनी अपनी जगहों पर लेट गए। उन्होंने मुंह दूसरी तरफ करके आंखें बंद कर लीं। चंद सेकंड के बाद ही एक आदमी दौड़ता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। मोहम्मद उमर और शारिक अपनी अपनी जगहों पर दीवार से टेक लगाए नीम दराज बैठे हुए थे। उन दोनों का अंदाज ऐसा था जैसे अभी अभी आंख खुली हो। अंदर आने वाला वो शख्स दरवाजे के करीब ही रुककर मुश्तबा निगाहों से उनकी तरफ देखने लगा। शारिक ने आने वाले से पूछा, क्या बात है? गोली किसने चलाई थी? वो शख्स बोला, मालूम नहीं, तुम लोगों में से कोई बाहर तो नहीं निकला? उसने कहते हुए बारी बारी सबकी तरफ देखा। शारिक ने नफी में सर हिलाया, बोला, नहीं, हमारे साथ ही सो रहे हैं और हमारी आंख भी गोली की आवाज से खुली थी। क्या मामला है? कोई गड़बड़ है क्या? वो शख्स बोला, पता नहीं, तुम लोग कमरे से बाहर मत निकलना। वो कहता हुआ तेजी से बाहर निकल गया। उसके जाते ही समीना वगैरह ने भी आंखें खोल दी। शारिक ने कहा, सो जाओ, फिलहाल बला टल गई है। वो खुद भी उसी जगह लेट गया। मोहम्मद उमर भी लेट चुका था। बाहर से भाग दौड़ की आवाजें सुनाई दे रही थीं। शारिक वगैरह सरगोशियों में बातें करते रहे और फिर एक एक करके उनकी आंखें बंद होने लगी। सब लोग सो चुके थे मगर शारिक जाग रहा था।
बाहर की भाग दौड़ खत्म हो चुकी थी। तकरीबन 1 घंटे के बाद दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी। शारिक लेटा हुआ था। उसने आंखें बंद कर लीं और एक आंख में झर्री पैदा करके दरवाजे की तरफ देखने लगा। कदमों की आवाज दरवाजे पर आकर रुक गई। शारिक बेहिस्सो हरकत लेटा दरवाजे की तरफ देख रहा था। वो गुलबाज खान था। उसके हाथ में राइफल थी। वो दरवाजे में खड़ा कुछ देर तक उन सब की तरफ देखता रहा, फिर वापस मुड़कर बाहर चला गया। उसके जाने के बाद भी शारिक ने अपनी जगह से हरकत नहीं की और फिर कुछ ही देर के बाद वो भी नींद की आगोश में पहुंच चुका था। सुबह शारिक की आंख उस वक्त खुली जब किसी ने उसे झंझोड़ कर जगाया। वो शापरी थी। उसके करीब ही नौलखा भी बैठा हुआ था, जबकि समीना और मोहम्मद उमर सो रहे थे। शारिक उठकर आंखें मलने लगा। बोला, क्या बात है, क्या हुआ? शापरी ने कहा, तुम्हें गुलबाज खान ने बुलाया है। उसे अपने 3 साथियों की गुमशुदगी का पता चल गया है। वो इस सिलसिले में तुमसे बात करना चाहता है। शारिक ने सवालिया निगाहों से बारी बारी शापरी और नौलखे की तरफ देखा। बोला, उन्होंने तुम लोगों से तो कुछ नहीं कहा? शापरी ने नफी में सर हिलाया। बोली, नहीं। शारिक कुछ देर तक अपनी जगह पर बैठा रहा, फिर उठकर बरामदे में आ गया जहां पानी से भरा हुआ ड्रम रखा हुआ था। उसने मुंह पर पानी के छींटे मारे और इधर उधर देखने लगा। चारों तरफ धूप फैली हुई थी, लेकिन उसके ख्याल में 8 या 9 बजे का वक्त रहा होगा। वो बरामदे से निकलकर लेबोरेटरी के सामने आ गया। एक आदमी बरामदे में बैठा हुआ था। शारिक ने रुककर पूछा, गुलबाज खान कहाँ है? वो आदमी उठकर खड़ा हो गया। बोला, मेरे साथ आओ। शारिक उसके पीछे पीछे चलता हुआ लेबोरेटरी में दाखिल हो गया। सीढ़ियां उतरने के बाद वो तय खाने में गए। गुलबाज खान अपनी मखसूस जगह पर बैठा हुआ था। शारिक भी उसके करीब ही बैठ गया। उसने गुलबाज खान की तरफ देखते हुए कहा, क्या बात है गुलबाज खान? रात को क्या हंगामा हुआ था? गोली किसने चलाई थी? गुलबाज खान बोला, तुमने कल मुझसे एक बात कही थी। तुमने कहा था कि मेरे कुछ साथी मुझे पसंद नहीं करते और वो मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। उस वक्त मैंने तुम्हारी बात से इत्तेफाक किया था, लेकिन ये नहीं पूछा कि तुम्हें इन बातों का पता कैसे चला। शारिक बोला, थोड़ी बहुत पश्तो मैं भी समझ लेता हूँ। जब तुम लोग हमें पकड़कर यहाँ ला रहे थे तो मेरे साथ साथ चलने वाले तुम्हारे 2 आदमी सरगोशियों में तुम्हारे बारे में बातें कर रहे थे। उनकी बातों ही से मैंने ये अंदाजा लगाया था कि वो लोग तुमसे जान छुड़ाना चाहते हैं। लेकिन मामला क्या है? रात को गोली किसने चलाई थी? गुलबाज खान ने कहा, मेरे 3 आदमी गायब हो गए हैं। उसके चेहरे से परेशानी हवैदा थी। बोला, 2 आदमियों के बारे में तो मुझे शुबा था, लेकिन तीसरा आदमी? वो खामोश हो गया। फिर बोला, तीसरा मेरा सबसे ज्यादा काबिल एतमाद साथी था। मुझे यकीन नहीं आता कि वो मुझे धोखा दे सकता है। शारिक ने कहा, हो सकता है कि दूसरे 2 आदमी उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गए हों। गुलबाज खान ने कहा, हो सकता है ऐसा ही हुआ हो, और मुझे इसका शुबा भी है। आज सुबह मेरे एक आदमी ने झाड़ियों में एक जगह खून पड़ा हुआ देखा है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। शारिक का दिल उछल कर हलक में आ गया। गुज़श्ता रात मोहम्मद उमर और शापरी ने बताया था कि उन्होंने जिस आदमी को काबू किया था, शापरी ने उसके सर पर पत्थर भी मारा था, जिससे उसके सर से खून बह निकला था, और जाहिर है सुबह किसी आदमी ने खून के धब्बे देख लिए थे। गुलबाज खान ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, जिस जगह खून देखा गया है उससे चंद कदम के फासले पर झाड़ियों में 3 राइफलें भी मिली हैं। ये उन्हीं तीनों आदमियों की राइफलें हैं जो गायब हुए हैं। शारिक को सीने में अपना सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। गुलबाज खान ने अभी तक बराह रास्त कुछ नहीं कहा था, लेकिन लगता था कि वो बहुत कुछ जान चुका है और उसे घेरने की कोशिश कर रहा है। शारिक को अपनी सारी मेहनत पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा था। उन्होंने गुलबाज खान के 3 आदमियों को खत्म करके 3 राइफलों पर कब्जा किया था, और ये तीनों राइफलें उनके हाथों से निकल चुकी थी। शारिक बोला, मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? वो बड़ी मुश्किल से अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाने में कामयाब हो सका। गुलबाज बोला, मेरे वो तीनों आदमी अगर यहाँ से भाग गए हैं तो अपनी राइफलें यहाँ क्यों छोड़ गए हैं, जबकि इन पहाड़ों में सफर करने के लिए राइफल बहुत जरूरी है। गुलबाज खान चंद लम्हों के लिए खामोश हुआ, फिर बोला, उस जगह झाड़ियों में मिलने वाले खून से ये अंदाजा होता है जैसे 2 आदमियों में धींगा मुश्ती हुई हो और उनमें से एक जख्मी हुआ हो। लेकिन शारिक ने उसकी बात काटते हुए कहा, रात को फायर की आवाज सुनकर मेरी आंख खुल गई थी। हो सकता है तुम्हारे तीसरे काबिल एतमाद साथी ने दूसरे दोनों आदमियों को भागते हुए देख लिया हो और उन्हें रोकने की कोशिश की हो, जिसके नतीजे में उनमें लड़ाई हुई हो और गोली भी चल गई हो, जिससे एक आदमी जख्मी हुआ हो। और हो सकता है राज खुल जाने के डर से वो तुम्हारे काबिल एतमाद साथी को जबरदस्ती साथ ले गए हों। गुलबाज खान ने कहा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो अपनी राइफलें क्यों छोड़ गए? शारिक बोला, हो सकता है वो दूसरी राइफलें ले गए हों। गुलबाज खान ने कहा, नहीं, राइफलें पूरी हैं। तुम लोगों में से कोई रात को बाहर तो नहीं निकला? शारिक बोला, हम लोग तो सो गए थे। फायर की आवाज सुनकर मेरी और नौलखे की आंख खुल गई थी, जबकि मेरे बाकी साथी बेखबर सोते रहे थे। गुलबाज खान ने कहा, ठीक है शारिक, अब तुम जाओ, मैं बहुत जल्द असल हकीकत का पता चला लूंगा। शारिक बोला, अगर इस मामले में मेरी मदद की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। गुलबाज खान ने कहा, तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ी तो बता दूंगा।
उसके साथ ही कुछ देर के बाद शारिक लेबोरेटरी से निकलकर अपने कमरे में आ गया। उसके साथ ही नाश्ता कर रहे थे। शारिक भी उनके साथ शामिल हो गया। नौलक्खे ने रोटी का निवाला मुंह में रखते हुए कहा, क्या हुआ? गुलबाज खान ने क्यों बुलाया था? शारिक ने कहा, गड़बड़ हो गई है। रात को हमने जिन आदमियों को ठिकाने लगाया था उनमें गुलबाज खान का एक काबिल एतमाद साथी भी था।